Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो फाइनली हम लोगों ने चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का खत्म कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन पहले करवाने का मेरा सिंपल सा मोटिव ये था कि रिडॉक्स रिएक्शन एक तो काफी ज्यादा इजी चैप्टर है और ज्यादा बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली अदर चैप्टर्स के जो आपके 11th के सिलेबस में है, और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। इस चैप्टर में हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, एक होती है बैलेंसिंग और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, अगर बैलेंसिंग आती है तो कई बार वो पेपर में 5 मार्क्स में आ जाती है और कई बार टीचर उसे 8 मार्क्स में भी डाल देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आता है तो वो सीधा 5 मार्क्स में आता है और बहुत ही अच्छे इजी इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखिए, अगर आप नाम पे ध्यान से जाइए रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको पता चलेगा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। रिडॉक्स रिएक्शन में जो रेड वर्ड है वो यहां पे रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन, और OX जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ साथ मतलब साइमल्टेनियसली। अगर कोई भी एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कोई ना कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। पहले हम इन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि 12th में जब आप जाएंगे तो आपका एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में पढ़ते हो। ठीक है, बट 11th में आपको इससे इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, हमारी कौन सी डिवाइस है, हम कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 की हम बात करते हैं क्योंकि आज हम लोग इस पोर्शन को शुरू करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन सी हमारी रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो शो करती हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे बैलेंसिंग के बारे में कि भाई कैसे हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ोगे एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसे कर करके मतलब इन सबको मिला के हमारा ये सुंदर सा चैप्टर बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से करते हैं ना तो ये एक ही बार में सीधा डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो अपने आप इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले ना हम लोग सिंपल सी एक छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करें ना तो आसान शब्दों में मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शंस हमें हेल्प करती हैं अलाइव रहने में। ठीक है, हम लोग जिंदा हैं,
आराम से कंफर्टेबली अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो एक तरीके का थैंक्स जाता है वो रिडॉक्स रिएक्शंस को जाता है। आप भले ही फिजिकली बात करो, आप भले ही केमिकली बात करो, आप भले ही बायोलॉजिकली बात करो, हर जगह रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने खाना खाया, आपके पेट में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। हम कहीं खुदाई करने गए, हम लोग वहां से ओर जो है उसको लेकर आए और हमें उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, प्रॉफिटेबली। तो उस प्रोसेस को भी, अब ऐसा तो है नहीं अंधाधुंध शुरू हो जाएंगे कुछ भी करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें किसी और के अंदर से उसके मेटल को आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है, तो हम कैसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करते हैं, कैसे हम उसका आइसोलेशन करते हैं, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप देखते हो, हमारी गाड़ियों के अंदर बैटरी लगी होती है, हमारे घर के अंदर इन्वर्टर लगा होता है, इन सब में रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज की बात कर लो, चाहे आप टाइट्रेशन की बात कर लो, चाहे आप ये आइसोलेशन की बात कर लो, चाहे आप बायोलॉजिकली ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ठीक है, या फूड डाइजेशन जो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, किसी भी चीज की आप बात करो, वहां पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हो ही रही होती है। तो इन शॉर्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था, आसान शब्दों में हम रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए शायद आज हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंस का ओवरव्यू कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भले ही वो हमारी बॉडी के अंदर की बात हो रही हो या बाहर की बात हो रही हो, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो इस चैप्टर में रिडॉक्स, मैंने आपको बताया, नाम से पता चल रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब हम स्टडी करते हैं तो उसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी करने के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और वो दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास क्या होता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सही मायनों में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो आगे जाके हमारा फोकस रहेगा, या हम चैप्टर को जिसकी मदद से समझेंगे, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम पे हम फॉलो करते हैं। पहले के टाइम पे हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, बट आजकल हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, और वो लिमिटेशंस क्या थी कि ये हर जगह हर रिएक्शन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने में सक्षम नहीं था, मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता था। तो अब हर जगह अगर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है जो हर जगह एप्लीकेबल हो पा रहा है या जस्टिफिकेशन दे पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसको हटा दिया जाएगा। जो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके बेसिस पे आप लोग पढ़ के आए हो। 10th में आप लोगों ने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, वही आपकी क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है ये आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे 11th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पे आप ज्यादा ध्यान देना, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमको क्या बताता है। देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वेरियस डेफिनेशन हमको देता है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, मैं दोनों ही आपको इधर लिख देती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं जिसमें क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोग पढ़ के आए हो, है ना,
कि भाई ऑक्सीजन अगर ऐड होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था, है ना। फिर इसी का हम उल्टा भी कहते थे कि ऑक्सीडेशन हम तब भी कहते हैं जब क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका भी उल्टा यहाँ पे होता है, रिडक्शन हम किसको कहते हैं, अगर यहाँ पे क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो बाय नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बहुत आसान सी टर्म है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 12th में जब आप ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ोगे, ठीक है, तब तो आधे से ज्यादा आप देखना हर जगह रीजन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की इन्वॉल्व हो रही होती है। तो इस टर्म को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक कुछ बॉडी की स्ट्रेंथ है, मेरी एक बॉडी की कुछ ताकत है। अब अगर मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ से कंपेयर करूं तो क्या वो सेम होगी, नहीं। ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ ज्यादा निकले, या ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ ज्यादा निकले। अगर हम एक क्लास की बात करें और उस क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो क्या 10 के 10 बच्चों की स्ट्रेंथ सेम होगी, नहीं। उनकी किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की मॉडरेट हो गई, समझ रहे हो। तो सिमिलरली हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के पास एक पावर होती है। अब वो पावर कौन सी होती है, नाम में ही देखो आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हर एलिमेंट के पास एक पावर होती है, एक टेंडेंसी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अब क्या सारे तरीके के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि ए एक एलिमेंट है, एटम, ठीक है, एक ए एलिमेंट है, उसका हमने एक एटम उठा लिया, और बी एक एलिमेंट था, उसका हमने एक एटम उठा लिया, ठीक है, और इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो देखो बॉन्ड जो है वो सेंटर में रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होती है, तो ये भी तो हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होगी, है ना। कोई वो तो है नहीं कि भाई भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, भाई इसकी ज्यादा रहेगी इसकी कम रहेगी, दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट के ही एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। मतलब दोनों की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अट्रैक्ट करने की क्या है, एक जैसी। तो जितने फोर्स से, अब आपको ये चीज भी पता होगी कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलके ये बॉन्ड बना है, उस इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से वो वाला हाइड्रोजन भी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, सेंटर में, और यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली फैली हुई है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दी एक हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1। किसकी ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा जोर से। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन खींच नहीं रहा है, हाइड्रोजन भी खींच रहा है, बट कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा जोर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम। समझ रहे हो? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है,
वो है अनसिमेट्रिकल। जबकि अगर हम यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, सिमेट्रिकल। ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ में। यहाँ पे बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, जबकि यहाँ अगर आप बात करो तो बॉन्ड जो है वो वीक होता है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, दो लोग हैं और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड तभी होंगे जितना फ्रेंडशिप में एक फ्रेंड कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दूसरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करे। दो लोगों में दोस्ती ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकती अगर एक बहुत अच्छा लॉयल फ्रेंड है और दूसरे का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। क्या दोस्ती टिकेगी? नहीं टिकेगी, ऑब्वियस सी बात है। और टिकेगी भी तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, कभी ना कभी तो पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं होता, वो क्या होता है, वीक, और जल्दी टूट जाता है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा, वहां पे बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, मतलब वो स्पीशीज ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगी। और भी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे अगर आप दो एसिड को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप पूछना चाह रहे हो कौन ज्यादा एसिडिक, आप सिंपली देख सकते हो कौन जल्दी H+ दे रहा है। और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, tendency of an atom of an element to attract the shared pair of electrons। इन वर्ड्स पे खास ध्यान रखना है। क्या, एक तो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, एक्सेप्ट नहीं कर लिया है, ठीक है, खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी आपको काफी ज्यादा काम आएगा, तो इस टर्म को आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये आप ना चैप्टर 3 में पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे सब आएगा। मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज हो जाता है टर्म्स, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रही थी कि अगर हम, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात चली है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख लो। देखो कुछ ना मैं आपको एलिमेंट्स बता रही हूँ, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को आप याद कर लो, बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा। जब आप इसको यूज करोगे ना तब आप सोचोगे कि क्या बात पता चल गई हमको। देखो आपको पता है, अगर हम कार्बन की बात करें, पीरियड में अगर चलें तो कार्बन के बाद क्या आता है बताइए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। हमेशा इस बात को आप याद रखना, ठीक है, दिमाग में आज ही बिठा लो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन एटम। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मतलब बाकी जितने भी एलिमेंट बचे सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 4 से कम होगी, 4 नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हो गई 4, इससे एक स्टेप पीछे चलो और 0.5 कम कर दो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। ऑक्सीजन से पहले क्या आता है? नाइट्रोजन। एक और 0.5 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 3। नाइट्रोजन से पहले क्या आता है? कार्बन। और 0.5 कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 2.5। और क्योंकि आज पहला दिन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, आज आपने सीखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, तो शगुन के 21 रुपए याद रख लो। और अभी अभी मैंने आपको बताया है
कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 से ज्यादा किसी की होती नहीं, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी 2.1। तो ये आपके 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और भी होते हैं, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वो भी होते हैं, बट क्योंकि पहला दिन है तो 5 ही डाइजेस्ट कर लो, 5 ही याद कर लो। और याद करने का मतलब ये है कि बस अभी कर लो, इससे ज्यादा बेस्ट तरीका नहीं है कुछ याद रखने का या याद करने का। कैसे याद करो, सिंपल, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, मतलब 4 से ज्यादा किसी की नहीं। फ्लोरीन से एक स्टेप पीछे चले 0.5 घटाया, ऑक्सीजन की 3.5, एक स्टेप और पीछे चले नाइट्रोजन आया 0.5 घटाया 3, एक और स्टेप पीछे चले कार्बन आया 0.5 घटाया 2.5, और हाइड्रोजन का आप लोग याद रख लो 2.1। ठीक है, तो ये 5 याद कर लो। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे और जहां जहां ये चीजें यूज होती जाएंगी तो वहां मैं आपको बताती जाऊंगी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीजन जो है वो बाय नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात आप समझ लो कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जितने भी हैलोजेंस होते हैं, वेदर इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो वो भी तो ऑक्सीडेशन कहलाना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या बन जाती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। मतलब कहीं पे फ्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्लोरीन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, ब्रोमीन ऐड हो रहा है, तो उन सबके एडिशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1, जो कि मानी जाती है काफी कम। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसके रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यानी कि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी का भाई उल्टा यहां पे है, मैं लिख रही हूं क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ये होता है जो आप क्लास 10th में, कक्षा 10वीं में पढ़ के आते हैं, है ना। ठीक है, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको समझने में तो कोई दिक्कत होगी। एक दो चुटर पुटर से, छोटे मोटे से हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा वैसे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इस चैप्टर का। हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, और उसी की बुनियाद पे पूरा चैप्टर चलेगा, टिका रहेगा। तो मेन फोकस हमारा ये रहेगा। तो फटाफट हम इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल गया क्या होता है। एक टर्म आती है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, LIC एजेंट देखिए, ठीक है, इंश्योरेंस वाले एजेंट, पता है आपको एजेंट्स क्या काम करते हैं। जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम है, आपको समझाते हैं, मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मदद करता है ऑक्सीडेशन कराने में, और रिड्यूसिंग एजेंट मदद करता है रिडक्शन कराने में। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो करवा तो देता है किसी और का ऑक्सीडेशन, बट खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, अपोजिट चलते हैं हमेशा। जो किसी दूसरे का रिडक्शन करा रहा है, उसने किसी और का रिडक्शन करा दिया, अब दूसरे का अगर रिडक्शन करा रहा है तो खुद का बेचारे को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा है
ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे और मैं बहुत अमीर हूं, मैं ऐसा सोच के चल रही हूं। आपके पास 0 मनी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको दे दिए 10 रुपए, आपको दिए पर खुद के तो 10 रुपए कम कर लिए। इन द सेम वे मैंने आपको 100 के 100 रुपए दे दिए। आपके पास पहले 0 था, मेरे पास 100 था, मैंने आपको 100 दे दिए, खुद का क्या कर लिया, बैलेंस 0। सेम वे जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है खुद का रिडक्शन करा लेता है, जो दूसरे का रिडक्शन कराएगा क्या करा लेगा, खुद का वाइस वर्सा।